गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी टू आवर चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ के लिए जीएस टेस्ट सीरीज़ चल रही है। इस टेस्ट सीरीज़ में आज टेस्ट नंबर 4 है। पिछले सारे टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पिछले टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट के पहले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज्य कहा है? आपको बताना है कि जो 1765 से लेके 1772 का काल था, उस काल को किसके द्वारा डाकू राज्य का काल कहा गया है? आपके विकल्प हैं परसिवल स्पीयर, के.एम. पनिकर, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त। बताइए क्या उत्तर होगा। आई होप आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसमें विकल्प बी सही है। के.एम. पनिक्कर के द्वारा 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज्य कहा गया। आप जानते हैं 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध और इसी के परिणाम स्वरूप 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि और इसके अंतर्गत लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1765 से 1772 तक रहता है। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आते हैं तो वह बंगाल से द्वैध शासन को हटा देते हैं। तो यह जो समय था, यह जो कार्यकाल था, इसको डाकू राज कहा गया है के.एम. पनिक्कर के द्वारा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके विकल्प हैं लॉर्ड कार्नवालिस, होल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, जेम्स टॉमसन। बताइए स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो यह ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 19% भाग पर फैला हुआ था। ठीक है, और इसी व्यवस्था में था सूर्यास्त का नियम, जिसके अंतर्गत यदि किसी विशेष दिन, जो एक निश्चित दिन था, उसके सूर्यास्त तक यदि कोई जमींदार कर नहीं चुका पाता था तो उससे जमींदारी छीन ली जाती थी और वो जमींदारी छीनकर दूसरे को दे दी जाती थी। ठीक है, इसमें जो कर एकत्रित होता था उसमें से 89% किसके पास आता था? अंग्रेजों के पास आता था, यानी सरकार के पास आता था, और 11% रहता था जमींदार के पास, जो कर इकट्ठा करता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि कर का निर्धारण नहीं था कि जमींदार कृषकों से कितना कर वसूलेंगे। 1/3 कुल फसल का या 1/2 कुछ भी निश्चित नहीं था। इसी कारण इसकी सबसे बड़ी जो दोष था वो यही था। तो आपको बताना है कि इस व्यवस्था को भारत में किसने लागू किया था? तो इसको लागू किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस ने सलाह किससे ली थी? जॉन शोर से। ये भी पूछा जाता है कई बार विकल्प में, लॉर्ड कार्नवालिस नहीं होता है, जॉन शोर होगा, तो उत्तर जॉन शोर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? आपके विकल्प हैं आगरा में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में या बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो एक बार रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं विस्तार से। इस व्यवस्था के जनक कौन थे? 2 लोग थे, एक तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, याद रखना है रैयतवाड़ी की व्यवस्था के जनक कौन थे? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। ठीक है, और भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर यह व्यवस्था फैली हुई थी, इसको लागू किया गया था। और इससे ये ज्ञात होता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में लागू होने वाली व्यवस्था कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कहाँ कहाँ पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था? मद्रास में, मुंबई में, असम में और कर्नाटक में। तो जिस क्रम में हमने बताया है इसी क्रम में इसको लागू किया गया था। तो आपको उत्तर पता चल गया। इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। ठीक है, 1792 में। अगर पूछा जाए किस जिले में, तो जिले का नाम है बारामहल। क्लियर। उसके बाद जब टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बनते हैं तो इस व्यवस्था को बारामहल के अलावा पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चात 1857 तक ये मद्रास से बम्बई, बम्बई से असम और असम से कर्नाटक तक पहुंच जाती है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, इसका उत्तर आपको आता होगा। आपके विकल्प है राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या एम.एन. रॉय। बताइए उत्तर क्या होगा। आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसने विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये किसका विचार था कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है भारत में वह घिनौनी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। यह कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। अमीनी समिति 1780, निकोलसन समिति 1893, हॉलैंड समिति 1916, मैकलॉगन समिति 1920। बताइए उत्तर क्या होगा? इसमें सी सही है, हॉलैंड समिति की स्थापना 1916 में हुई थी। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता है? आपको बताना है महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है। एक बार विकल्प पढ़ लीजिए आप, हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था की, तो यह भारत के कुल 30% भूभाग पर लागू की गई थी। इसके जो बोले जन्मदाता हैं वो कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ए, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इस व्यवस्था को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। याद रखना है कहाँ कहाँ लागू किया गया था, पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसके प्रतिपादक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। इस व्यवस्था में किसानों के उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में देना होता था। बताइए इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, उत्तर बता देते हैं। ये सच है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, रैयत का मतलब ही क्या होता है? किसान। ठीक है, यानी किसानों से सीधा संपर्क। तो इस व्यवस्था में जो टॉमस मुनरो कैप्टन रीड थे, उन्होंने किसानों से सीधा संपर्क साधा और जो कृषि भूमि होती थी, खेती भूमि होती थी, उसकी कुल आय का 1/2 किसानों को सीधे सरकार को देना होता था। ठीक है, और अगर लगान अदायगी किसान, रैयत जो था किसान, वह अदा नहीं कर पाता था तो उसकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि 1/2 भाग जो है वो राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो किस विकल्प में 1 और 2 है देख लेते हैं। विकल्प सी में, उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम चाय कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न कई बार आया है, मोस्ट रिपीटेड है। आपके विकल्प हैं 1833, 1835, 1838 या 1839। बताइए उत्तर क्या होगा? असम चाय कंपनी की स्थापना किस वर्ष होगी? आई होप आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। तो 1839 में हुई थी असम चाय कंपनी की स्थापना। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पहला चाय बागान असम में 1835 ईस्वी में लगाया गया और भारत में उत्पादित चाय 1838 ईस्वी में लंदन में बेची गई। सबसे पहली कंपनी असम चाय कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जो पहला चाय बागान था उसकी स्थापना असम में की गई थी। कब? 1835 में। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे दादा भाई नेहरूजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं था? आपके विकल्प हैं सर सैयद अहमद खां, आर.सी. दत्त, बी.आर. अम्बेडकर या एम.जी. रानाडे। बताइए जो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा प्रतिपादित थ्योरी थी ड्रेन थ्योरी, वह उस पर किसको विश्वास नहीं था? आपके विकल्प आपने देख लिए हैं। आई होप आपने अब अपना उत्तर सोच लिया होगा। उत्तर है सर सैयद अहमद खां। ये काफ़ी ज़्यादा विरोधी थे एक्चुअली दादा भाई नेहरूजी के, और इनकी जो थ्योरीज थी उसे बिल्कुल भी इनको भरोसा नहीं था। उन्हें नहीं लगता था कि ड्रेन थ्योरी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का सपोर्ट करते थे। क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर हम अंग्रेज़ों का सपोर्ट करेंगे तो सारे मुस्लिम समुदाय को अंग्रेज़ों का सपोर्ट मिलेगा, और ऐसा नहीं है। 1909 से अंग्रेज़ों ने इस बात को भांप लिया था और अंग्रेज़ों का सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। सपोर्ट इसलिए ताकि देश को विभाजित किया जा सके। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नेहरूजी या जी.बी. जोशी। आप बताइए इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है?
आई होप आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। उत्तर होगा दादा भाई नेहरूजी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में बहिर्गमन के सिद्धांत को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था? वही बहिर्गमन सिद्धांत जो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसको किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया? आपके विकल्प हैं 1892, 1894, 1896 और अंतिम विकल्प है 1898। बताइए कौन सा वार्षिक अधिवेशन था जिसमें बहिर्गमन के सिद्धांत को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया था? उत्तर होगा 1896 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1896 से संबंधित और भी पॉइंट्स हैं। 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वार्षिक, वह कहाँ हुआ था? याद रखना है, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। ठीक है, इसमें 1896 के जो वार्षिक अधिवेशन था, इसमें पहली बार गाया गया था वंदे मातरम। ये भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और साथ में इसमें बहिर्गमन के सिद्धांत को तो स्वीकार किया ही गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए किस भारतीय को चुना गया था? आपके विकल्प हैं WC बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी, रमेश चंद्र दत्त, सैयद अहमद खां। आपको बताना है कि लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय को चुना गया था? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आई होप आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसका उत्तर है दादा भाई नेहरूजी। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में लिबरल पार्टी के टिकट से इन्हें चुना गया था और ये पहले ऐसे भारतीय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, पहला कथन कहता है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है विदेशी पूंजी की कमी और चौथा विकल्प है भारी उद्योगों का अभाव। बताइए कि जो भारत में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया उसका कारण क्या था ब्रिटिश शासन के दौरान? आई होप आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। ये सही है, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया जाना कारण था, उद्योगों का विकास भारत में नहीं हो पाया। उस समय भारत में जो भी धनिक वर्ग थे वो क्या करते थे? ज़मीनें खरीदते थे, लेकिन उनका ध्यान इस ओर नहीं था कि वो बड़े उद्योग स्थापित करें, जबकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध थे। जो धनिक वर्ग था तो ऑब्वियस उनके पास पूंजी भी थी और भारी उद्योगों का अभाव तो था ही। ठीक है, तो ये इसमें सही नहीं होगा क्योंकि उद्योग नहीं थे, इसी कारण उद्योग स्वतंत्र रूप से इनका विकास नहीं हो पाया। ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका यही सबसे सटीक उत्तर है कि जो धनिक वर्ग था वह भू संपत्ति, ज़मीन की खरीद में ज़्यादा विश्वास करता था, जबकि उद्योग धंधे लगाने में नहीं। ठीक है, और बाद में जो आगे धनिक वर्ग आए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार जो वहाँ की थी इंग्लैंड की, उनसे सामान खरीदा, भारत में बेचा। भारत से कुछ सामान खरीदा जो ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा बनाया गया था, उन्हें इंग्लैंड में बेचा। तो ये डबल मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन भारत में उद्योग स्थापना के लिए धनिक वर्ग के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। आपके विकल्प हैं लेफ्टिनेंट ब्लेन, सर आर्थर कॉटन, स्टीव स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सर आर्थर कॉटन। ठीक है, ये ब्रिटिश जनरल थे और ये सिंचाई विभाग में इंजीनियर भी थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन सिंचाई और नौका गमन के विकास में लगा दिया और इनके सम्मान में इसीलिए आंध्र प्रदेश में एक म्यूजियम भी स्थापित किया गया है सर आर्थर कॉटन के नाम पर। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन थे? सर आर्थर कॉटन। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही टेलीग्राम को चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।